अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ द मैनकाइंड, कि इंसान की फलाह व बहबूद के लिए बायोलॉजी का क्या किरदार है। तो जब अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे इंसान की फलाह व बहबूद, तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है बायोटेक्नोलॉजी का। किस चीज़ का? बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ इंसान की वेलफेयर्स के लिए क्या करती है, काम करती है, कि इंसान को किस किस जगह से उस फील्ड्स के अंदर उनके साथ फ़ायदा हो सकता है। तो आज जो बायोलॉजी में सबसे जो पहला जो पॉइंट्स हमारा आता है वो आता है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो एक नाम आएगा वो आएगा वीट्स का। हम लोग देखते हैं दिन ब दिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी पहले जो आबादी थी वो 14 करोड़ थी, तो अब पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई है। 24 करोड़ होने की वजह से जगह कम हो गई है, लेकिन फूड की जो क्वांटिटी जो मिकदार जो है उसकी जो खपत है वो बढ़ गई है। तो उसमें क्या होगा, कहता है जो वीट जो है ना उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। किस चीज़ के ऊपर? वीट प्रोडक्शंस के ऊपर, कि उस वीट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल पहले जो खुराक की जो शरह थी वो 20 मन 26 मन एक सीड से हम लेते थे। तो आजकल बायोटेक की वजह से हमने क्या किया, उनका जो जीन्स जो था उसको क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, उस जीन्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। किस जीन्स को चेंज किया? उस जीन्स को चेंज किया जो कि उसकी प्रोडक्शन करवाने का जिम्मेदार था। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने उस वीड्स के अंदर एक फॉरिजन जीन जब हमने उसके अंदर अपना इंटर किया उस डीएनए के अंदर, तो उस वीट का जो डीएनए था वो क्या हो गया, आपके पास मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड होने की वजह से उस सीड्स के अंदर, उन वीट्स प्रोडक्शन के अंदर उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसी तरह और भी कई ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सब्जियों की एग्जांपल ले लें या किसी गोश्त की एग्जांपल ले लें, मुख्तलिफ वैरायटीज़ ले लें, जैसे कि डेवलपमेंट इन द न्यू वैरायटीज़। तो न्यू वैरायटीज़ के अंदर हम इसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि दिन ब दिन किसी भी चीज़ को जब हम वैरायटीज़ को मॉडिफाइड करते हैं तो उस मॉडिफाइड वैरायटीज़ को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं। उनको एक को हम पढ़ते हैं एनिमल्स के अंदर, एक को हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। जो एनिमल्स के अंदर हमेशा इनके अंदर कोई भी जो मॉडिफाइड जीन्स इंटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की मदद से ही हमेशा कोई भी जो जीन्स जो मॉडिफाइड किया गया है वो उसके अंदर इंटर किया जाएगा। तो अगर तो कोई फॉरिजन जीन्स एनिमल्स में दाखिल हुआ है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगर कोई फॉरिजन जीन्स प्लांट्स में दाखिल हुआ है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और उनका जो डीएनए जो होगा वो कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। इसके अलावा कहता है कि हम आए रोज जो है लाइफ स्टॉक्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है एक शीप की। एक शीप जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन जो है वो होती है किसकी चीज की? मिल्क प्रोडक्शन। एक शीप्स की वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर प्रोडक्शन किस चीज की होगी? मीट की होगी। अब ये दो वैरायटीज डिफरेंट हैं, लेकिन इन दोनों की जो 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 शरह है काम करने की या उनके से जो फायदा ले रहे हैं वो टोटली क्या है? डिफरेंट है। हुआ क्या कि हम लोगों ने इन दोनों के जो जीन्स जो थे उन्हें क्या कर लिया, उन्हें उनसे कंबाइन कर लिया। जब हमने कंबाइन किया तो उससे हमने बनाई एक न्यू स्पीशीज। जब हमने न्यू स्पीशीज बनाई तो जो न्यू स्पीशीज न्यू शीप जो थी उसके अंदर वो दोनों वैरायटीज मौजूद थी जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी। कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर एक अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी था और उसके अंदर एक मीट की शराब भी थी। इसी तरह आजकल जो गायें हैं, जो भैंसे हैं, हमारा जो मेन मकसद है उनसे चीज हासिल करने का
वो है अच्छी वैरायटीज, और अच्छी वैरायटीज से क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। या अगर कोई डेयरी या कोई शेड जो होते हैं जो सिर्फ गोश्त के लिए तैयार करते हैं, तो उनके अंदर भी मेन मकसद क्या होगा, यही। तो लाइफ स्टॉक्स के अंदर इस तरह की जो चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाइड करके उनको डे बाय डे इम्प्रूव किया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कहता है बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया केमिकल्स का। जो केमिकल जो थे उन्हें हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड से क्या हुआ कि आपका जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या हो गया, कंप्लीट डिस्ट्रॉय। उस डिस्ट्रॉय होने की वजह से हुआ क्या कि उसके अंदर बिगाड़ आना शुरू हो गया कि कुछ स्पीशीज जो नेचुरल तौर पर पाई जाती थी वो खत्म होना शुरू होगी, लाइक एज अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो थी उन पेस्टिसाइड्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। वो करती क्या थी कि जो छोटे मोटे जो कीड़े थे या इस तरह के, वो उन्हें अपनी फूड के तौर पर भी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो उससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे जो कुछ पेस्ट जो थे जो कि पौधे के लिए यूजफुल थे, बहुत ज़्यादा मुफीद थे, वो भी क्या हो गए, वक्त के साथ साथ क्या हो गए, डिस्ट्रॉय। इससे क्या हुआ, पेस्टिसाइड्स ने एक इकोसिस्टम जो था उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आए ऐसे चीज के ऊपर जो क्या हो, इंसानों के लिए फायदेमंद हो। हम लेकर आए एक यूजेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि उस इन्वायरमेंट्स के अंदर जो चीजें वहां पर मौजूद हैं कि एनिमल्स के जरिए इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। तो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल वालनट कहते हैं, अखरोट, अखरोट के जो दरख्त जो होते हैं उनकी फसल के ऊपर अमूमन तौर पर एक बीमारी हमला करती है। वो कौन सी है, एफिड। एफिड कहते हैं तेले को। जब कोई भी एफिड अटैक जो होगा वॉलनट पे होगा तो वो वॉलनट की मुकम्मल जो फसल जो होती है उसे डिस्ट्रॉय करती है। अब हमने बायोपेस्टिसाइड्स की बजाय इस्तेमाल किया किस चीज का, वेब्स का। अब वेब्स ने क्या किया, वेब्स जो थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उन्होंने बदले में जो वेब्स वॉलनट को अटैक कर रहे थे उन्हीं वेब्स ने खा लिया किस चीज को, एफिड्स को। उससे क्या हुआ, वॉलनट की जो फसल जो थी वो कंप्लीट तौर पर बच गई। सेकेंडली क्या है कि जो राइस की जो फसल होती है अमूमन तौर पर, उस राइस की फसल के जब पक जाती है तो उस सबसे ज्यादा जो जो चीजें जो होती हैं वो होगी क्या चीज, रैट। अब रैट का खात्मा करने के लिए हमने इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज को, कैट्स को, जो कि उन रैट्स को वहां से खत्म करे और उसकी जो फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या होगी, बच सकती है। सेकेंडली आपके पास आ जाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर्स। किसी भी चीज को ग्रो कराने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज आपके पास वो होता है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर जो है वो कई तरह का होता है, कोई सैंड वाला होता है, कोई क्ले वाला होता है, कोई लिटर वाला होता है जो गले सड़े जिससे वो मिट्टी बनती है। तो उस मिट्टी के अंदर ही हम पहले क्या करते थे, किसी भी प्लांट्स को ग्रो कराया करते थे। अब हमने क्या किया, वक्त के साथ साथ इन प्लांट्स जो सॉइल टेक्सचर्स के अंदर ग्रो कर रहे थे हमने उनको वहां से चेंज करना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट्स किया किस जगह के ऊपर, खला के अंदर, स्पेस के अंदर। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज की। उस टेक्नोलॉजी के अंदर वो जो टेक्नोलॉजी थी उसका नाम दिया उसने हाइड्रोपोनिक कल्चर। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर में हुआ क्या, उन्होंने एक लिया आपके पास सैंड, आपके पास एक बीकर लिया, बीकर शेप, और बीकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यूज किया किस चीज को, वाटर्स को। और वाटर जो था ये एरिएटेड था कि इसके अंदर से हवा क्रॉस होती रहे। और इसके अलावा उसने यूज किया कि इनके अंदर कुछ जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हो, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाटर, और O2 जो है इसके अंदर से क्रॉस होता रहे। वाटर के अंदर सॉइल टेक्सचर्स नहीं है तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर सीड्स को डाला। जब उसने सीड्स को डाला, जो वाटर एरिएटेड उसके अंदर से क्रॉस हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से वो जो सीड जो थे विदाउट क्ले या विदाउट सैंड या सॉइल के बगैर,
उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। इसके अंदर हाइड्रोपोनिक कल्चर्स के अंदर सैंड्स का या सॉइल्स का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर इस्तेमाल है तो सिर्फ वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो उस सीड्स को ग्रो कराने में मदद करते हो। इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पर दी आगे पास, सच लाइक एज अ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है, आपने क्या किया, एक वाटर पाइप लिया और उस पाइप के अंदर अब जगह जगह के ऊपर कुछ डॉटेड लगा दिए और उसके अंदर से एक वो और उसके अंदर से वाटर जो था वो मूव कर रहा था बार बार। उससे क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद उसके अंदर से स्ट्रॉबेरी के जो सीड जो थे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर्स। लास्ट में जो आपके पास आता है वो था फूड प्रिजर्वेशन मेथड। जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है, इसको सबसे पहले मुतारिफ करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले इस मेथड को इंट्रोड्यूस कराया कि आप किस तरह अपनी चीजों को कम लंबे अरसे तक आप महफूज कर सकते हैं। तो लुईस पास्चर ने सबसे जो पहले जो टेक्निक यूज की थी उसमें इसने यूज किया था बॉइलिंग ऑफ मिल्क, कि आप एक मिल्क को बॉयल करने के बाद एक लॉन्ग टर्म तक आप उसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जब आप बशर्ते के उसके साथ जो एयर जो है ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट ना करती हो। आपने देखा होगा जो पाउडर मिल्क जो होता है उसको हम काफ़ी अरसे तक महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मेथड भी हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ फूड्स के जो अज्जा होते हैं उन्हें लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। पुरानी टेक्निक्स जो होती हैं सच जिसमें यूज़ करते हैं ज़्यादातर NaCl या ऑयल की जो टेक्निक है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। और उसका वो जो मशहूर जो चीज़ है वो आ जाता है आपके पास पिकल, कि पिकल के अंदर पिकल जो अचार जो है कि आप एक अचार को ऑयल, नमक और कुछ खास मसाला जात से आप लंबे अरसे तक आप उसे महफूज कर सकते हो। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।